Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहां आज से हम मॉड्यूल बी कवर करेंगे। मॉड्यूल बी में हम आज शुरू करने वाले हैं यूनिट 8 के साथ, दैट इज PMLA 2002, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पहले इसके साथ बातचीत करते हैं। जैसे हम लॉन्ड्री इज व्हाट, जहाँ कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसे साफ करते हैं ना, ऐसे ही गंदे पैसों को, पैसे तो ऑफ कोर्स कभी गंदे नहीं होते, बट जो मनी जिनका सोर्स अनअकाउंटेड फॉर है, जो अवैध धन है, जो काला धन है, उसको लॉन्ड्री करा जाता है थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब इतने जगह वो पैसे हैंड्स चेंज कर चुके होते हैं, इस तरीके से वो बाकी पैसों में इंटीग्रेट हो चुके होते हैं। जो इलीगल धन है, जो अवैध धन है, उसे लीगल दिखा दिया जाता है, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ओके, तो इलीगल मनी का सोर्स तो हमें पता नहीं, बट उसे इस तरीके से कानून की आंखों में धूल झोंकी जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो, चाहे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट हो, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। इस इलीगल मनी को ऐसे दिखा दिया जाता है कि जो इस सोर्स है, जिस सोर्स से पैसे आ रहे हैं, वो एकदम लीगल। ओके, तो जो वर्ड मनी लॉन्ड्रिंग है 1980 1980s के टाइम के समय अमेरिका में वर्ड आया था। इंडिया में काफ़ी कॉमनली इसे हवाला बोला जाता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन हेयर, जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं, वो इलीगल मनी को लीगल मनी में तब्दील कर देते हैं। ओके, तो ये कौन करता है? मनी लॉन्ड्रर्स कर रहे हो। क्या स्टेप्स है हमारे पास? 3 स्टेप्स है इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग: प्लेस, लेयर एंड इंटीग्रेट। पहले मनी को सिस्टम में प्लेस कर दिया, फिर ऐसे छुपा दिया कि पता नहीं चल रहा है, और फिर बाकी पैसों में ही मिला दिया जहाँ बाकी पैसे हैं। यस, सो प्लेसमेंट आप करते हो, या तो शेयर मार्केट में पैसे डाल देते हो, या कुछ शेल कंपनीज बिजनेसेस बना देते हो। लेयर कर देते हो, लेयर पीपल डोंट गेट टू नो। ठीक है, पैसे आए वो पैसे छुपा दिए, या तो नो फिनेंशियल सिस्टम में किस तरीके से डाल दिए, मे बी टैक्स पे करके डाल दिए, या स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में पैसे डाल दिए, शेल कंपनीज बना दी। ठीक है, फिर अल्टीमेटली इंटीग्रेट, वापस वो बंदा ले लेगा जिसने पैसे डाले थे। ठीक है, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। ओके, ये एक्ट, ओके, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग हियर, गिव मी अ मोमेंट। सो कलर की वजह से यहाँ से कंटेंट गायब हो गया, यार यू माइट बी एबल टू सी इट नाउ दो। 2015 में लास्ट अमेंडमेंट हमने यहाँ देखी थी, 2012 में, 2005 में, 2009 में। ठीक है, आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग सीम्स फाइन। चलो कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। 15 फरवरी 2013 में अमेंडमेंट बिल आया था। आई होप गाइज आर एबल टू सी द स्क्रीन। एक्ट ऐसा नहीं है कि बारी बना बना था उसके बाद अमेंड नहीं हुआ है, उसके बाद अमेंडमेंट्स हुए हैं। यस, 2005 में, 2002 के बाद 2005 में, 2009 में,
2012 में 2012 में जो हुआ था वो अमेंडमेंट बिल पास हुआ था 15 February 2013. I have done the changes here. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. अब हमारे पास जब पीएमएलए आया तो कानून ने उन लोगों पे फाइन्स या जेल की सलाखों के पीछे डालने की बातचीत करी. कानून गवर्नमेंट ने अगर कहीं पर भी अवैध धन मनी लॉन्ड्रिंग दिख रही है तो, और बैंक्स पे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन किया लॉ के साथ, रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए ताकि प्रॉब्लम्स को थ्रू जो चैनल हम लीगल चैनल के थ्रू इलीगल में ला रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर प्रोविजंस दिए जाएं. एजेंडा ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, इस एक्ट का बेसिकली कि प्रिवेंट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग. और अगर मान लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से आपने कोई प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा बनाई है तो उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, मतलब अपनी हिरासत में ले लिया जाए जो प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ के कारण बनी है. बैंकिंग सिस्टम को फ्रीक्वेंटली मिसयूज़ किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. तो चैप्टर 4 ऑफ पीएमएलए आउटलाइन करता है कि बैंक्स की, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इंटरमीडियरीज की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जा सके. ठीक है. तो 2004 में हमारे पास कुछ रूल्स आए पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स आए, जो कि किसने इशू करे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने. किसके साथ कंसल्ट करें? ऑफ कोर्स बैंक है तो आरबीआई का रोल तो आएगा ही. यहाँ पे फोकस क्या किया गया कि मेंटेन किया जा सके हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड. और कहीं पे भी अगर लग रहा है ना दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो, सस्पिशन जहाँ भी हो रहा है, तो वो सस्पिशन अराइज होने से 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडियरी को इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है. किसको? FIUIND को. इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. FIUIND इज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, FIUIND is it's a department of India, okay, and I'm not able to recollect the name, so give me a moment. Intelligence unit, financial intelligence unit. I'll just quickly also check it. Yes, correct, it is financial intelligence unit, it is. Okay. फिर 2012 में अमेंडमेंट हुआ. यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप जो है अम्ब्रेला बढ़ा दिया गया. Concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime will also be considered as PMLA only. कि आप छुपा रहे हो, acquire कर रहे हो, आपके possession में है मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं उन पैसों को, proceeds are is money जो इस मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम से आई है. और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया. सेक्शन हमें याद नहीं करना है, जहाँ पावर्स दी गई. अगर आपने कंप्लाई नहीं किया जो लॉ बोल रहा है, देन यूल हैव टू फॉलो द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट. नॉन कंप्लायंस में सबसे पहले तो आपको एक वार्निंग दे दी जाएगी, फिर आपको बोला जाएगा कि आप कंप्लाई करो, फॉलो करो जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है. और मैंडेटरी रेगुलर रिपोर्टिंग बोला बैंक्स को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और अगर नहीं किया तो हर बार फाइन देना पड़ेगा. 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का, हर एक फेलियर का, when you are not able to comply with what has been told to you as to be followed. ठीक है. 2019 में फिर चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स आए, फर्दर स्ट्रेंथनिंग हुई प्रोविजंस की. ओके. स्पेसिफिक डिटेल्स इंटीग्रेट करी गई इस एक्ट के अंदर. कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में जो ऑथराइज्ड पर्सन है, इसके बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें पीपीपी में पढ़ के आए होंगे जब अपने जेआईबी पढ़ा था. यस. जो ऑथराइज पर्सन है अंडर द MTSS बोले तो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, उसे एक नॉमिनेट करना है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर अपने बोर्ड में, ताकि जो भी रूल्स प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर फॉलो करने हैं ये ऑथराइज पर्सन उसे फॉलो करें. ओके. चलिए नाउ की टेक अवेज क्या है. बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक खतरनाक रॉबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, ताकि जो बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए,
उस पर कॉम्बैटिंग करी जा सके। एक कंप्लायंस ऑफिसर डिजिग्नेट हो गया, या फिर डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, जो कि देखें कि सारे जो ऑथराइज पर्सन हैं बेसिकली वो दे बेसिकली आर ओवरसीइंग दैट नथिंग इज मिस्ड फ्रॉम आर एंड। ठीक है, एक डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बनाना है, और अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रही है तो उसे रिपोर्ट करना है विद इन 7 days टू फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। और पहली बात तो समझना है और फिर फॉलो भी करना है। यू हैव टू फेमिलराइज एज वेल एज अडेयर टू द अपडेट जो कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर रिलेटेड रूल्स में आ रही है। ओके, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज बैंकर्स टू डू दिस एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हमारे सिलेबस में चैप्टर आया ही क्यों है। दिस इज द रीजन। अब ऑफेंस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में? मनी लॉन्ड्रिंग में सेक्शन 3 बोल रखा है, सेक्शन 3 बोल रखा है, सेक्शन 3 में बोल रखा है मनी लॉन्ड्रिंग में सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो वाली एक्टिविटीज आ जाती हैं जहाँ पे आप जो छुपा कर, कंसील करके, अपने पोजेशन में एक्वायर करके, यूज करके ऐसा दिखा रहे हो कि ये पैसे एकदम लीगल हैं, टेंटेड मनी है, ऐसे दिखा रहे हो अनटेंटेड है बट एक्चुअली में तो टेंटेड है। तो आप ऐसे प्रोसीड्स, ऐसे पैसों को इस्तेमाल करते हुए, इस क्राइम से इस्तेमाल करते हुए इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग ही है, इट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग ओनली। और अगर आप एक ऑफेंस कंटिन्यू कर रहे हो या फिर जब तक चल रहा है, इंडिविजुअल बेनिफिट ले रहा है, तब तक आप ये क्राइम करते चले जा रहे हो। तो पनिशमेंट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में? 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है, प्लस फाइन भी लग सकता है। और अगर पैरा 2 में जो लिखा हुआ है स्केड्यूल के पैरा 2 में क्या बोल रहा है, अगर आप ड्रग्स और नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हो, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग तो कर ही रहे हो बट उसी के साथ साथ ड्रग्स और नारकोटिक्स में भी इन्वॉल्व हो, तो भैया जी आपकी जो ये जेल का टाइम है वो 7 से 10 साल तक भी इंक्रीज कर दिया जा सकता है। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 10 हो सकता है अगर आप ड्रग्स और नारकोटिक्स में पकड़े गए। ठीक है, ऑब्लिगेशन क्या है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरीज की? देखो चैप्टर 4 इसके बारे में बात कर रहा है। चैप्टर आप चाहे तो रिटेन कर सकते हैं इफ़ यू आर एबल टू डू इट, अदरवाइज डोंट स्ट्रेस टू मच। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं आपको, मतलब आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी है सारी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की। क्लाइंट को आइडेंटिफाई के लिए केवाईसी नो योर कस्टमर्स आया, डायरेक्शंस आए थे 2016 में। ठीक है, जो भी जिसने इसका अकाउंट है या बेनिफिशियल ओनर है या जो भी रिलेटेड करस्पॉन्डेंट है जिससे आपकी बातचीत चल रही है, उन सब के रिकॉर्ड्स रखने हैं। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और बाकी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स या कोई एनजीओ से रिलेटेड रिपोर्ट है, या फिर सॉरी एनजीओ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन है, इन सब की रिपोर्टिंग तो आपको करनी ही होती है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको समझाऊंगी भी कैसा बनता है। ठीक है, रिटेंशन पीरियड क्या है? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, जिस दिन से ट्रांजैक्शन है उस दिन से 5 साल तक आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और क्लाइंट रिलेशनशिप रिकॉर्ड, जब जैसे मान लेते हैं मैंने आज आके आपका अपना अकाउंट बंद करा दिया, तो जिस दिन मैंने अकाउंट बंद कराया उसके 5 साल बाद तक भी आपको ये अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट जो है रिटेन करनी है। इंपॉर्टेंट बातें दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? 5 years पोस्ट टर्मिनेशन, मतलब मेरा अकाउंट आप कैसे बंद करा चुकी हो उसके बाद भी 5 साल तक आपको मेंटेन करना है। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मेंटेन करनी है, फर्निश करनी है, बट कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऑफ कोर्स कोई और लॉ बोल रहा है कि आपको दिखाना है, देन यू हैव टू शो, लाइक जैसे इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है, बेयरिंग एक्सेप्शन अंडर अदर लॉज। एग्जेम्पशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कोई कोई एंटिटीज को फ्रॉम ऑब्लिगेशंस अंडर द चैप्टर नंबर 4। दिस इज व्हाट वी आर मेंशनिंग। ठीक है, एनहांस ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। क्लाइंट्स को वेरीफाई करना है, मतलब केवाईसी करना है, या तो आधार के थ्रू या फिर जो भी, अगर आधार नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स बता रखे हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अगर आधार एलिजिबल नहीं है तो ये आधार है नहीं।
ओनरशिप एग्जामिनेशन, आपको स्क्रूटनाइज करना है क्लाइंट की ओनरशिप, फिनेंशियल पोजीशन एंड फंडिंग सोर्सेज। मतलब मान लेते हैं एक बंदा है जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा था, क्योंकि लेट्स से वो ही और शी वाज एट द पोजीशन ऑफ क्लर्क, बट अचानक से 20-20, 25-25 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है उस बंदे के अकाउंट से। समथिंग इज गड़बड़, सस्पिशन तो अराइज हो रहा है। तो जिस दिन से सस्पिशन अराइज हो रहा है उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर FIUIND को आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसको हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR बोलते हैं। अब पर्पस डॉक्यूमेंट, आपको रिकॉर्ड करना है कि किस कारण से ये किस कारण से ट्रांजैक्शन हुआ है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। ओके, इफ ट्रांजैक्शन अपीयर सस्पिशियस और इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आपको मॉनिटरिंग बढ़ा लेनी है अपनी, और थोड़ी सी स्क्रूटनी भी ज़्यादा करनी है। डेटा रिटेंशन, आपको 5 साल तक ये डेटा रिटेन करना है। और जब भी ज़्यादा विड्रॉल्स हो रहे हैं, ज़्यादा डिपॉजिट्स हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हो रही है, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स हो रहे हैं, पैसे भेजे जा रहे हैं, इन पर भी आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पर भी थोड़ी कड़ी नज़र या ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करना है। ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड हेयर टू। ठीक है, अब रूल्स एंड लीगल प्रोटेक्शन क्या है। 2004 में रूल्स कुछ बने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI के साथ कंसल्ट करते हुए कुछ रूल्स बनाए थे रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए, जो कि पीरियोडिकली अपडेट हो रहे हैं, ताकि जो लॉ है, जो कंप्लायंस है, जो फॉलोइंग है, जो अडहेरेंस है, उसे एनहांस किया जा सके। कोई भी क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी नहीं है रिपोर्टिंग एंटिटी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग एंटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट अस एज बैंक्स, financial institutions and intermediaries, और देयर ऑफेंसेस फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर सेक्शन 12 में आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़े तो आप पे कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लग सकती है। रिकॉर्ड्स, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की। ओके, तो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर 10 लाख या उसकी इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो रही है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मई में हुई, लेट्स से मई में हुई ट्रांजैक्शन, तो आपको 15 जून तक इसकी रिपोर्ट देनी है। अगर पूरे महीने में मई में कहीं पे भी हुई, तो जिस मंथ में हुई है उस मंथ के नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे 25 तारीख तक, नहीं भैया 15 तारीख तक। ओके, सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है, अगर 10 लाख से नीचे है तो ठीक है, बट जानबूझ के इस तरह से करी जा रही है कि 10 लाख ही तक हो, ताकि रिपोर्ट ना जाए तो भी सस्पिशन आ जाएगा। ट्रांजैक्शन अगर NPO की हो रही है, अगेन सेम, जिस महीने में हुई है 10 लाख है उसकी इक्विवेलेंट आपको देनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है। या काउंटर फीटेड ट्रांजैक्शन, फर्जी नोट है, अगर फर्जी नोट है तो सारे ऑल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कैश ट्रांजैक्शन में फोर्ज और काउंटरफिट करेंसी आर यूज्ड एज जेन्युइन, ये सारी ट्रांजैक्शंस को आपको रिपोर्ट करना है। कब रिपोर्ट करना है? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिस मंथ में हुई है ये। ओके, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो जिस दिन से सस्पिशन अराइज हुआ, जिस डे पे सस्पिशन अराइज हुआ, उस डे से विद इन 7 डेज, इसके लिए नेक्स्ट महीने की 15 तारीख का इंतज़ार नहीं करना है। ओके, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, क्रेडिट्स, डेबिट्स या ट्रांसफ़र, अगर आप किसी चेक, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट, कैशियर चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र या ट्रैवलर चेक, इंटर या इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, नेशनल वेस्टर्न अकाउंट से इंक्लूडेड, क्रेडिट या डेबिट कर रहे हो नॉन मॉनेटरी अकाउंट में, से डीमैट अकाउंट है, सस्पिशन अराइज हो गया है, मनी पैसे भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, या लोन्स एडवांसेस चल रहे हैं टू मच, ठीक है, और सस्पिशन अराइज हो गया, आपको विद इन 7 डेज करना है। 10 लाख रुपए है कैश ट्रांजैक्शन, 10 लाख रुपए है NGO या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 5 लाख रुपए है क्रॉस बॉर्डर वायर,
ठीक है, ये कैश, ये अमाउंट लिमिट्स है, इसके ऊपर होएगा तो आपको जिस महीने हुआ है उसके नेक्स्ट महीने आपको सबमिट करनी है विद इन 15। सारे काउंटर फिटेड नोट्स की भी ऐसे ही करनी है। अगर सस्पिशन हुआ है तो विद इन 7 डेज ऑफ राइज ऑफ सस्पिशन करना है। और अगर 50 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन की आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो खरीदी है या तो बेची है, ठीक है, और रिपोर्टिंग एंटिटी ने उसे रजिस्टर किया है तो उसकी रिपोर्ट भी जाएगी थ्रू दिस रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे रूल 4 के अंदर, उसमें सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। जैसे कि क्या ट्रांजैक्शन था, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, कितना अमाउंट और कौन सी करेंसी इन्वॉल्व थी, कौन सी तारीख को हुआ है, कौन कौन सी पार्टीज है, कौन दे रहा है कौन ले रहा है। प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, आपको हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है और वो सब कुछ फॉलो करना है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि सेबी या आरबीआई हमें कह रही है करने के लिए। अब क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू डायरेक्टर्स, this is repeated moving forward. Verification of records of identity of clients, मंथली रिपोर्टिंग रहेगी। देखो मैंने किस किस की बताई, मैंने बताई कैश ट्रांजैक्शंस की 10 लाख के ऊपर, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की 10 लाख के ऊपर, सारी काउंटर फीटेड नोट्स की ऑल। ठीक है, उसी के साथ अगर कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है 5 लाख या उसके ऊपर, इंटरनेशनल मतलब इंडियन रुपीज पे 5 लाख 10 लाख 10 लाख है, और सिमिलरली अगर उसे कन्वर्ट करते हैं किसी और करेंसी में तो इक्वलेंट अमाउंट हो जाता है। और अगर 50 लाख से ऊपर, 50 लाख या उसके ऊपर बाय या सेल कर रहे हो आप कोई प्रॉपर्टी, तो कब करनी है, 15th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अगर सस्पिशन अराइज हुआ है, जिस दिन से सस्पिशन अराइज हुआ है उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग रहती है क्लॉज एफ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉज एफ, दिस इज क्लॉज एफ, दिस इज क्लॉज एफ। ये भी 15th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग, मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे एक्चुअली मंथली हो रही है तो इसको हम, क्लॉज एफ है ये हमारा मंथली, ये हमारी मंथली चल रही है और ये वाली हमारी क्वार्टरली होने वाली है, क्वार्टरली होने वाली है। ये क्वार्टरली अपन को करनी है 15th ऑफ दैट सक्सीडिंग क्वार्टर। जैसे मान लेते हैं जैन टू मार्च है तो इसको आपको करना है सबमिट 15th ऑफ अप्रैल तक। इसी तरीके से लेट्स से मई से लेके जुलाई है तो 15 अगस्त तक। एम आई क्लियर? और मान लेते हैं आपने नहीं रिपोर्ट देनी थी और नहीं दी, डिले हुआ, फॉर ईच डे इन रिपोर्टिंग डिले है या रेक्टिफिकेशन करनी है, कुछ मिस रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन है तो आप पे सेपरेट वायलेशन लगेगी और उसकी कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, वेरिफिकेशन मतलब केवाईसी करना पड़ेगा। जनरल रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको हर एक बैंकिंग कंपनी को वेरीफाई करना है, मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स। बोले तो आइडेंटिटी लेनी है, दोनों परमानेंट भी करंट भी, एड्रेस भी। ठीक है, मतलब एड्रेस बोल रही हूँ मैं, आइडेंटिटी तो सेम ही रहेगी, एड्रेस परमानेंट और करंट दोनों रहेगा। क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, फिनेंशियल स्टेटस क्या है, और अगर आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो विद इन रीजनेबल टाइम वेरीफाई हो जानी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए होते हैं एक इंडिविजुअल के लिए जब अकाउंट खोल रहे हैं, तो ओवीडी में आपको NE6 जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आप ले सकते हो, परमानेंट एड्रेस प्रूफ ले सकते हो, बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल, है ना, या फिर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो आपका है वहाँ से ले सकते हो, आपका आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ओवीडी है उससे आपका परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस और जो नेचर ऑफ बिजनेस और फिनेंशियल स्टेटस है उससे पता चल पाएगा।
आगे बढ़े, कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा, एमओए एओए चाहिए होगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन या फिर पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगी, और ओवीडी इसके लिए भी चाहिए होगा। ज़्यादातर पैन कार्ड लगते हैं यहाँ पर, पैन कार्ड इज़ नॉट एन ओवीडी दो, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड और ओवीडी अगेन चाहिए होगा जो जो लोग इन्वॉल्व हैं। फॉर ट्रस्ट अगेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड और ओवीडी चाहिए होगा। कोई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या ग्रुप है तो रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी चाहिए होगा, प्लस पावर ऑफ अटर्नी जिस जो इस ट्रस्ट के इस अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के बिहाफ पे काम करने वाला है उसका, प्लस कोई और अगर इन्फॉर्मेशन बैंक मांग रहा है तो वो भी चाहिए होगी। क्या आज एग्जाम में क्वेश्चन बनने की हाई पॉसिबिलिटी है? नहीं, बट क्या ये कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए? हाँ, क्योंकि पीपीबी में भी था, अगर आपको जेआईबी थोड़ा भी याद है तो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने समय तक मेंटेन करने हैं? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सिसेशन ऑफ रिलेशनशिप, जिस दिन से रिलेशन बैंक के साथ एंड हुआ है उस दिन से, सीज मतलब बंद हुआ है। ठीक है, बाय एडहेरिंग टू दीज प्रोसीजर्स रिपोर्टिंग एंटिटी इंश्योर करती है कि वो कंप्लायंसेस कर रही हैं सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, और अगर कहीं पे भी लग रहा है टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ होने की शंका है इस पैसों से क्राइम, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में यहाँ से हमारे पास 4 केसेस दे रखे हैं, हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो सर शुरुआत करते हैं। रोज वैली मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में क्या हुआ था? अरुण मुखर्जी, ही वॉज अ डिवेंचर ट्रस्टी, इसको 7 साल की जेल लगी, प्लस 2.5 लाख रुपए फाइन भी देना पड़ा। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था? रोज वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड एसोसिएट्स ने 12.82 करोड़ इलीगली इश्यू करे in secured non-convertible debentures to 2500 people। अब फंड्स लॉन्ड्रिंग हुई मूवेबल प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो यहाँ पर 2015 में गौतम कुंदू और अमित बैनर्जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी 12 करोड़ की एफडीज जब्त कर लिया, सेट को अटैच कर लिया। तो मुखर्जी ने अपने आप को बोला कि हाँ आई एम गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, और उसको कोलकाता स्पेशल कोर्ट में 7 years की जेल लगी और 2.5 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ा। यानी मैं अब गैलेक्सी इम्पेक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, यहाँ पे के लियाकत अली, ही वॉज द इम्पोर्टर, इसको भी 7 साल की जेल लगी, प्लस 1 करोड़ रुपीज़ और बोला, और क्योंकि 1 करोड़ रुपए दे नहीं पाए थे इसलिए 7 years प्लस 1 year इम्प्रिजनमेंट इन्हें देने पड़े। केस डिटेल, फ्रॉडलेंट फॉरेन रेमिटेंस किया इन्होंने 28 लाख यूएसडी, बोले तो 18.66 करोड़ थ्रू अ चेन्नई बैंक। उन्होंने करंट अकाउंट खोला फॉर गैलेक्सी इम्पेक्स यूजिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, यही है ना, इन्होंने खोली थी के लियाकत अली ने। ओके, अनडिस्क्लोज बेनिफिशियल ओनर्स, 2017 में इनका अरेस्ट हुआ, 7 + 1 साल की जेल देनी पड़ी, जेल हुई इनकी, और 1 साल इसलिए बढ़ गया क्योंकि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ये दे नहीं पाए थे। नाउ, ड्रग्स रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस, अलाउद्दीन शेख को 8 साल का लगा, क्योंकि वैसे तो हमने बोला था 3 to 7 years, बट ये 7 years 10 years हो जाता है जैसे ही हम ड्रग्स की कहानी बात करते हैं तो। ओके, तो इसलिए 8 साल की जेल हुई यहाँ पे, और 2 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ा। इनके पास से 3.95 kg ओपीएम, 25.45 kg ओपीएम एंड 550 kg पॉपी हस्क मिला। ओके, रेगुलर ओपीएम में ट्रेड कर रहे थे ये। 2011 में इनके अगेंस्ट ECIR फाइल हुई, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल सकते हैं। चार्जशीट फाइल हुई 2016 में, इतना डिटेल हमें याद नहीं करना है। 30 लाख रुपए का असेट अटैच कर दिया गया था। ठीक है, हाईएस्ट सेंटेंस under PML at that time, we are talking about 2017। okay, now let's talk about Hari Narayan Rai money laundering case। हरी एक फॉर्मर झारखंड के मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्हें भी 7 साल की जेल मिली,
5 लाख रुपए का जुर्माना दिया, क्योंकि देना पड़ रहा था इन्हें 5 लाख, क्योंकि इन्होंने दिए नहीं, तो 18 महीने की और 7 years प्लस 1.5 years का और जेल टाइम इन्हें सर्व करना था। इन्होंने कितने पैसे लॉन्डर करे? 3.72 crores। फ्रॉडलेंट मीन्स मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड। ओके, इन्होंने क्या क्या किया? अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कंपनीज या फर्म्स खोल दी, जैसे कि महामाया कंस्ट्रक्शन कंपनी वाइफ के नाम पे, माँ गौरी कंस्ट्रक्शन भाई के नाम पे, बाबा बसु की डेयरी फर्म वाइफ और ब्रदर के नाम पे। और ये पैसे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे थे, जिनको ऐसे लेजिटिमेट इनकम जैसे दिखा रहे थे, अनटेंटेड मनी जैसे दिखा रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, बट एक्चुअली में तो ये टेंटेड मनी ही थी। तो स्कैम 2009 में अनकवर हो गया और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ यहाँ पे असेट अटैच हो गए। दैट्स इट अबाउट PMLA। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। Okay, for now I'll take your leave. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.